एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तोता-ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। तोता-ए हिंद या तूती-ए हिंद, ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अमीर खुसरो को, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में पता होना चाहिए आपको कि दिल्ली सुल्तान के सल्तनत के बहुत सारे सुल्तानों के काल में ये रहे, लगभग 10 राजाओं को इन्होंने सर्व किया, ठीक है। खिलजी वगैरह सब के टाइम में ये रहा। और ये किसके डिसाइपल थे यानी किसके शिष्य थे वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे, ठीक है। और इन्होंने कव्वाली का आविष्कारक इनको माना जाता है, गजल का आविष्कारक माना जाता है, ठीक है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक का एक ख्याल पद्धति है, ठीक है, वो भी इन्होंने चलाया। आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, हिंदुस्तानी म्यूजिक का ख्याल पद्धति किसने चलाया? तो इन्होंने ही चलाया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछे जाते हैं। और किस म्यूजिक से ये रिलेटेड थे? मेनली ये सूफी म्यूजिक से ये रिलेटेड थे, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखना अमीर खुसरो से। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा आर्य समाज, और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, ठीक है। इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? यामिनी कृष्ण मूर्ति जल्दी बताओ किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ये है भरतनाट्यम से संबंधित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? रंगोली किस क्षेत्र के प्रमुख लोक कला शैली है? तो किस क्षेत्र का है रंगोली? यह है महाराष्ट्र का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इकेबाना किसका जापानी रूप है? इकेबाना किस चीज का जापानी रूप है? जल्दी बताओ। तो यह फूलों की सजावट का एक जापानी रूप है। क्या है नाम इसका? इकेबाना। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? यह है ग्वालियर घराना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली कौन सी है? प्राचीनतम हिंदुस्तानी गायन शैली जल्दी बताओ कौन सी है? यह है ध्रुपद गायन शैली, ठीक है। और घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? यह है वीणा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा? चित्रकला किसके समय में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ? किसके समय में? जहांगीर के समय में। और शाहजहां के समय में क्या था? शाहजहां के समय में वास्तुकला, ठीक है, यानी जो भी निर्माण वगैरह हुआ ये सारी चीजें। और अकबर के टाइम में क्या था? अकबर के टाइम में क्या चीज हाईलाइट हुआ था? अकबर के टाइम में आपका जो भी पढ़ने लिखने का सामान है, ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? साहित्य कला, ठीक है। ये 3 चीजें जो आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी यह किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ये थे कृष्ण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या है 18। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या थी? क्या थी? ये थी सांख्य दर्शन, ठीक है। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन से मिलती है आपको। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? यह संबंधित है बौद्ध धर्म से, और इसके बारे में डिटेल मैंने आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। ओणम बिल्कुल सही, यह केरल का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है?
पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन, सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाबलीपुरम में। कौन सा मंदिर? सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में। और किसने इसको बनाया है? इसको बनवाया है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया है? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये करवाया गया था चामुंड राय के द्वारा। ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति ये किसका मूर्ति है? ऐसा माना जाता है कि ये ऋषभ देव के बेटे का मूर्ति है जिसका नाम था बाहुबली। क्या नाम था? बाहुबली। ठीक है, उन्हीं का ये मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति बहुत ऊंची मूर्ति है। और अगर वंश आपसे पूछा जाए किस वंश के शासकों के समय में ये बनवाया गया था, जल्दी से कमेंट में मुझे आंसर बताओ। किस वंश के शासक के समय में ये बनाया गया था? तो ये था गंग वंश। ठीक है, उन्हीं का एक सेनापति था जिसका नाम था चामुंड राय, उन्होंने ही बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। तो भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन स्थित है कहाँ? भोपाल में। कहाँ स्थित है भारत भवन? भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? प्राचीन काल में उज्जैन का क्या नाम था? जल्दी बताओ क्या नाम था? ये था अवंतिका। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप स्थित है। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप, ये देखो आज जितने भी क्वेश्चंस हैं सब क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं लगाया हुआ है। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये स्थित है जावा में। ठीक है, जावा द्वीप पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया स्थित अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो अंकोर वाट का मंदिर आपसे पूछा जाता है कहाँ है? ये कंबोडिया में स्थित है। अब आपको बताना है किस देवता को समर्पित है। जल्दी बताओ किस देवता को? तो वो है विष्णु भगवान को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1988 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से देखकर बताओ सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? यह है इंडो आर्यन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय यह किसका मोटो है? यह भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, किसका मोटो है? यह है आकाशवाणी का। ठीक है, आकाशवाणी का हिस्ट्री थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहले इंडिया में क्या स्टार्ट हुआ? ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ब्रिटिश के काल में स्टार्ट हुआ था 1936 में। क्लियर है। और जब हमारा देश आजाद हो गया तो ऑल इंडिया रेडियो को क्या नाम दिया गया? आकाशवाणी। ठीक है, 1956 में। ये दोनों डेट आपको क्लियर रहना चाहिए। और इसी का है प्रतीक चिन्ह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ? 1772 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? राधानगर में हुआ था, जो उस वक्त, ये याद रखना पूछा जाता है, राधानगर उस वक्त के बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था। ठीक है, इनका जन्म 1772 में हुआ था। और एक चीज और आपसे पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। इन्होंने यहाँ से जो सती प्रथा है उसको खत्म करने में बहुत हेल्प किया था। और फिर किसका जनक इनको माना जाता है? किस के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के ये संस्थापक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करेंगे। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, मोहिनी अट्टम और कथकली। अगर आपसे सबसे पुराना आपसे सिर्फ नृत्य पूछा जाता है केरल का, तो आपका आंसर होता मोहिनी अट्टम। यहाँ पे प्रचलित शास्त्रीय नृत्य पूछा जा रहा है, इसलिए आपका होगा कथकली, क्योंकि मोहिनी अट्टम को अर्धशास्त्रीय माना जाता है। ये याद रखो और इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, मोहिनी अट्टम अर्धशास्त्रीय। अगर कंपैरिजन में आपसे कहीं पूछा गया तो मोहिनी अट्टम जो है अर्धशास्त्रीय है और कथकली शास्त्रीय है। ठीक है, दोनों है केरल का।
लेकिन अगर अकेला अकेला पूछा गया तो फिर इतना चलता है, लेकिन साथ में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो आप फंस जाओगे। ठीक है, याद रखना ये चीज। अगला क्वेश्चन है, मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कथक सम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? जल्दी बताओ। मात्र 16 वर्ष की थी ये और इनको रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको कथक सम्राज्ञी कहा गया था। तो कौन थी वो थी सितारा देवी। कौन थी? सितारा देवी। अगला क्वेश्चन है, फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? कहाँ प्रचलित है? यह हरियाणा में प्रचलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है पुरंदर दास को। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे वो थे तबला से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचारित होता है? बताओ कौन सा वाद्य यंत्र है वो? आसान सा क्वेश्चन है ये आपका शहनाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ये था जहांगीर का काल। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का किसको माना जाता है? तो ये है महावीर। ठीक है, जो 24वें तीर्थंकर हुए। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ऋषभदेव, जो इसके पहले तीर्थंकर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित्र का लेखक कौन है? विक्रमांक चरित्र का लेखक कौन है? यह है बिल्हन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, और बादामी के चालुक्य का संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? चालुक्य वंश का शहर का बात किया जा रहा है। ठीक है, ये था आईहोल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पश्चिम एशिया में मॉनसून मार्ग की खोज किसने की? तो ये देखो क्वेश्चन मैंने इसको पहले भी पढ़ाया हुआ है, जल्दी बताओ। मॉनसून मार्ग की खोज भारत और पश्चिम एशिया में किसने किया? ये किया गया था हिप्पालस के द्वारा। अब आपको ये याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? क्या थी? ये थी प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कविराज राजशेखर था? कौन था? राजशेखर। किसके दरबार में था राजशेखर? ये आपको बताना है। किसके दरबार में था राजशेखर? ये था महेंद्रपाल के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मानिखेत अपनी राजधानी बदली थी? एलोरा से मानिखेत किसने अपनी राजधानी बदली थी? किस राष्ट्रकूट राजा ने? तो किसने बदली थी? ये बदला गया था अमोघ वर्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनाया था? इसको व्हिस्परिंग गैलरी भी कहा जाता है गोल गुंबद को। ठीक है, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। कौन था इसका संस्थापक? ये आपको बताना है। कौन था? ये था मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है बीजापुर में। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजु के बाबरी लिखी है? तुजु के बाबरी किस भाषा में है? किस भाषा में है? यह तुर्की भाषा में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो मुगल सेना की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में कौन शामिल हुआ था? ये हुआ था राजा मान सिंह। ठीक है, और ये हल्दी घाटी है कहाँ? ये राजस्थान में स्थित है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1576 ईस्वी में। क्लियर है। इसमें अकबर की तरफ से मान सिंह ने भाग लिया था और लास्ट में विजयी कौन रहा था? मुगल यानी अकबर विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? ठीक है, या ये भी इसके बारे में कहा जाता है कि जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा
और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मृत्यु भी हुई। तो कौन था वो था हुमायूं। ठीक है, हुमायूं कौन थे? ये थे अकबर के पिताजी और बाबर के बेटे। अगला क्वेश्चन है, संसार प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने पूछा हुआ है, जल्दी से बताओ। ये मैंने बताया हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सा था? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम राजधानी था कोचीन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्न में से किसको घटाया जाता है? अगर आपके पास जीएनपी है यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है और आपको एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो तो आप जीएनपी में किसको माइनस करोगे? आप जीएनपी में मूल्यह्रास को माइनस करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए निम्न में से कौन सा सही है? 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में खत्म हुआ था। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/4/2007 से लेकर 31/3/2012। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्क के पहले विस्तार में निम्न में से कौन सा देश 8वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? सार्क के पहले विस्तार में 8वें सदस्य के रूप में कौन शामिल किया गया था? जल्दी बताओ। यह है अफगानिस्तान। ठीक है, सार्क में पहले 7 मेंबर्स हुआ करता था, लेकिन अफगानिस्तान को कब जोड़ा गया? 2007 में। इसके बाद टोटल मेंबर्स 8 हो गए। ठीक है, सार्क के बारे में कुछ चीजें याद रखो। सबसे पहली बात, ये 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं? तो इसका ट्रिक है, एमबीबीएस अपनी है। ठीक है, एमबीबीएस अपनी है। ठीक है, तो 8 मेंबर्स क्या क्या हो गया? मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया। तो एमबीबीएस अपनी है। ये हो गया 8 मेंबर्स। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, 8 दिसंबर को। ठीक है, और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ये है अमजद हुसैन बी सियाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब। तो घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरती है? तो घटिया वस्तु के लिए मांग तब गिरती है जब आय बढ़ने लगता है। अगर आपका आय यानी इनकम बढ़ रहा है तो आप घटिया वस्तु प्रीफर नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति रहती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो रहती है वह किसके किसके बीच रहता है? यह 0 से 1 के बीच में रहता है। ठीक है, मार्जिनल जो कंजम्पशन है, ठीक है, उसकी प्रवृत्ति 0 से 1 के बीच में रहती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान है 112। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का विचार लिया गया है। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? जल्दी बताओ। लोकपाल बहुत ही फेमस रहा है 2019 में। तो बताओ लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है स्कैंडिनेवियाई देशों से। कहाँ से? स्कैंडिनेवियाई देशों से। ठीक है, और अभी के वर्तमान लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ये जलालुद्दीन नहीं है, ध्यान से इसको पढ़ना। ये जलालुद्दीन नहीं है, जलालुद्दीन अकबर का नाम था, यह है जलालुद्दीन। ठीक है, इसका पीछा करते हुए चंगेज खान ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? तो यह है इल्तुतमिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते लिया गया मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? इन चारों में से बताओ, भारत के लिए चुनौती पैदा कौन नहीं करता है? तो संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद और जातीयता। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो भारत के लिए चुनौती पैदा क्या नहीं करता है? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, समाजवाद या जातीयता। तो समाजवाद ही एक ऐसा ऑप्शन है जो भारत के लिए मुसीबत पैदा नहीं करता है, चुनौती पैदा नहीं करता है भारतीय राजनीति में। रेस्ट जो भी है वो सब करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो इन चारों ऑप्शंस को देखो और बताओ कौन एक अस्थायी समिति नहीं है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो आपका सही आंसर है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास सूर्य किरण आयोजित किया गया? तो सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ये किया जाता है भारत और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इन चारों पर्वत को देखो और बताओ कौन सा हिमालय का अंग नहीं है। अरावली, कुनलुन, काराकोरम और हिंदुकुश। ठीक है, तो कौन सा हिमालय का अंग नहीं है? तो हिमालय का अंग नहीं है अरावली पर्वत श्रेणी। ये कहाँ है? ये राजस्थान में है, आप सभी को पता है। ठीक है, और ये हिमालय का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न का मिलान कीजिए। तो आपको दिया हुआ है कुछ डैम्स वगैरह, कुछ प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, किस नदी पर है आपको वो मिलान करना है। हीराकुंड, पोंग डैम, टिहरी डैम और थीन डैम। तो यह किस नदी पर है? आप एक तरफ से मैच करते जाओ। तो जल्दी से मैच करो। तो आपका सबसे पहले हम लोग मैच कर लेते हैं, एक बार देखते हैं सही आंसर क्या होगा। हीराकुंड किस नदी पर है? हीराकुंड है महानदी पर। ठीक है, इसके बाद पोंग बांध, पोंग डैम, पोंग डैम किस नदी पर है? तो पोंग डैम है ब्यास नदी पर। इसके बाद टिहरी, यह है भागीरथी नदी पर। और थीन बांध यह है रावी नदी पर। आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। 1857 का विद्रोह किन किन जगहों पर हुआ था और किस हिसाब से हुआ था, यानी सबसे पहले कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ है। तो ये 4 जगह है, आपको ऑर्डर बताना है। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन अभी हाल ही के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए। ठीक है, अभी आपका एग्जाम जो हुआ था बिहार दरोगा वाला, उसमें आपने देखा होगा 10 से 15 क्वेश्चन इस टाइप के थे। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता है कि 1857 का विद्रोह जो था वह बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था। तो अगर मुझे एक ऑप्शन भी इसमें पता है तो यहाँ से आप देख सकते हो 4 वाला एक ही है। ऐसे 2 अगर आपको पता है तो आपको जो क्वेश्चन का आंसर करना है वो आसान हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हुआ था बैरकपुर और दूसरा था मेरठ। तो आपका सही ऑप्शन है डी। ठीक है, बैरकपुर हुआ, उसके बाद मेरठ में, उसके बाद दिल्ली में और उसके बाद सबसे लास्ट में झांसी में। ठीक है, इन चारों में से जो ऑर्डर है वो हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो आसान सा क्वेश्चन है, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था और ये चले गए थे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, वहां पर इन्होंने उपवास करके अपना प्राण भी त्यागा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? राणा संगा बाबर, पृथ्वीराज चौहान अकबर, जुझार सिंह शाहजहां और जसवंत सिंह औरंगजेब। तो इन सबको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वीराज चौहान और अकबर का कोई संबंध नहीं था। पृथ्वीराज चौहान आप सभी को पता है ये 12वीं सदी में थे। इनसे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस युद्ध है, वो है 1191 और 92 का कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। तो ये था 12वीं सदी में और अकबर आया कब? 16वीं सदी में, यानी 1556 में ये शासन करना प्रारंभ किया इसने, अकबर ने। ठीक है, तो कहाँ 1100 कहाँ 1500, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम, आसान सा क्वेश्चन है, क्या है जल्दी से बताओ। B2 का अन्य नाम, तो ये है राइबोफ्लोविन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो कॉकरोच का श्वसन अंग कौन सा है? कॉकरोच का श्वसन अंग होता है वातक या ट्रेकिया। ठीक है, इसी कारण से यह जल में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि जीवित अगर जल में रहना है तो इसको गिल्स से यानी क्लोम से सांस लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? मरकरी के विषाक्तन से, मरकरी Hg। ठीक है, इसके विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? हिंदी में इसको पारा बोलते हैं, ये होता है मीनी माता। ठीक है, देखो ये सारे डिसीज जो हैं जो पॉल्यूशन के कारण होता है, जैसे लेड मैंने बताया, आज मैं मरकरी बता रहा हूँ, सारे को अच्छे से याद करके रखो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में क्या होता है? तो क्रोमोसोम में होता है DNA और प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण हो जाता है? यह है आपका यूरोक्रोम। ठीक है, सही आंसर है डी, यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, जल्दी बताओ।
अक्टूबर नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? देखो ये दो क्वेश्चन आपसे अलग अलग फॉर्म में पूछे जाते हैं, एक जब मानसून भारत में आता है और दूसरा जब मानसून भारत में निकलता है। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्लैट क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा आपको मंथ वाइज देता है। आपको पता है कि मानसून जब भारत में घुसता है तो आपके वेस्टर्न घाट पे, ठीक है, बारिश होती है, और जब निकलने लगता है तब ईस्टर्न घाट पे। ठीक है, तो यहाँ से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल। और घुसने का टाइम आपका क्या है? जून जुलाई, और निकलने का टाइम अक्टूबर नवंबर। ठीक है, और इसको आप ठंडे के मौसम में भी या गर्मी के बाद का मौसम भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म में आंसर आपका होगा, सॉरी अलग अलग फॉर्म में क्वेश्चन होगा, लेकिन आंसर आपका वही होगा, तमिलनाडु एरिया में या कोरोमंडल तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जायद मौसम में उगाए जाने वाली फसल कौन सी है? तो देखो दो फसल तो आप जानते हो, ये है तीसरा फसल। दो फसल कौन कौन सा आप जान रहे हो? आप जान रहे हो रबी और खरीफ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अप्रैल से लेकर जून तक का महीना है, ठीक है, ये 3 महीना जो है अप्रैल मई जून या मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, ये 2-3 महीना के आसपास, 3 साढ़े 3 महीने के आसपास जो है वह जायद फसल लगाया जाता है और इसमें सब्जियां उगाई जाती है। ठीक है, इन सब में से देखो आपका सही आंसर क्या होगा, आप सभी को पता चल गया होगा, ये होगा तरबूज। ठीक है, जो भी इस तरह के फसल हैं ये सब जायद फसल कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दिसंबर के करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि भारत के ही सिफारिश पर चाय दिवस जो पहले 15 दिसंबर को मनाया जाता था और इस वर्ष भी मनाया गया, अब अगले वर्ष से 21 मई को मनाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम के लेखक कौन है जिन्होंने हाल ही में शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज जीता है? जल्दी बताओ, करंट अफेयर्स अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपको पता है इस बुक का लेखक कौन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर्स एंड वेयर वी केम फ्रॉम। तो कौन है इसका लेखक? इसका लेखक है टोनी जोसेफ, और हाल ही में इनको शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि सूर्य, बहुत बार आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ो, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है? क्यों हम लोग कहते हैं मध्य रात्रि का सूर्य? तो इसका मेन कारण क्या है कहने का? इसका मेन कारण है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है, इसीलिए उस प्रदेशों में मध्य रात्रि में भी सूर्य देखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में वायरस होता है, तो कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? आसान सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में वायरस वह प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है प्लीहा को या स्प्लीन को। अगला क्वेश्चन है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तप्त जल का थैला क्या हुआ? ये हॉट वाटर बैग है। ठीक है, आपने देखा होगा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं अगर कहीं पे सूजन आ जाए या कुछ हो, ठीक है, तो वहाँ पे गर्म पानी का ये जो बैग होता है इससे सिकाई करने को कहा जाता है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें गर्म पानी ही क्यों, ये जो बैग है इसमें गर्म पानी ही क्यों भरा जाता है? क्या कारण है इसका? क्योंकि जल का जो है विशिष्ट ऊष्मा वह अधिक होता है। ठीक है, इसी कारण से जल को रिकमेंड किया जाता है उसमें भरने के लिए। अगला क्वेश्चन है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों पर तैलीय पृष्ठ का न चिपकना, आप जानते हो पानी के सरफेस पे तेल चिपकता नहीं है। ठीक है, क्यों, इसका क्या कारण है आपको वही बताना है। क्या कारण है इसका? इसका कारण है आसंजक बल का अभाव होना। ठीक है, दो तरह का बल होता है, ससंजक बल और असंजक बल। असंजक बल हुआ दो अलग अलग तरह मटेरियल के बीच में अगर वो चिपक रहा है तो इन दोनों के एटम्स के चिपकने की जो बल है उसको हम लोग असंजक बल बोलते हैं, और दो सिमिलर मटेरियल जब आपस में चिपकते हैं तो इसको हम लोग चिपकने की बल को ससंजक बल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिन विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है? विश्व विकलांगता दिवस किस दिन मनाते हैं? ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो इन चारों में से चारों आपका ईंधन है। ठीक है, इसमें से बेस्ट कौन सा ईंधन है? ये आपका हाइड्रोजन। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन लोगे इन चारों में से सबसे अधिक एनर्जी जो आपको मिलेगा वो हाइड्रोजन से ही मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है निम्न का मिलान करिए, यानी आपको दो कॉलम दिया हुआ है, एक में है प्रक्रिया यानी कुछ प्रोसेसेस और दूसरे में है परिवर्तन यानी जो भी चेंज आता है वो। ठीक है, पहला है वाष्पन, दूसरा है ऊर्ध्वपातन, तीसरा है हिमीकरण, चौथा है पिघलना। ठीक है, वाष्पन यानी वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन क्या होता है? वेपोराइजेशन होता है द्रव का गैस में बदलना। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, ये क्या होता है? डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाना, ये हो जाएगा आपका सी। हिमीकरण क्या होता है? कंडेंसेशन यानी वाष्प से वेपर से किस में बदलना? लिक्विड में बदलना, तो ये हो जाएगा गैस से द्रव। ठीक है, पिघलना यानी मेल्टिंग क्या होता है? ठोस से द्रव में बदलना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एल्टा विस्टा एक क्या है? जल्दी बताओ। एल्टा विस्टा, बहुत कंप्यूटर चलाते हो आप लोग। एल्टा विस्टा क्या है? तो एल्टा विस्टा है एक सर्च इंजन। ठीक है, आउटडेटेड हो गया, आप लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, लेकिन एल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन के नाम पे आजकल आप लोग क्या जान रहे हो? सिर्फ गूगल जान रहे हो, लेकिन गूगल के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं, जैसे बिंग है, ठीक है, एल्टा विस्टा है, और भी बहुत सारे हैं। अगला क्वेश्चन है हीरे का एक कैरेट किसके बराबर होता है? हीरे का एक कैरेट हीरा जो आप लेते हो वो होता है 200 मिलीग्राम। कितना होता है? 200 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन है आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? आहार में जो लवण हम लोग लेते हैं, ठीक है, उसका मेन कारण क्या है? जल्दी बताओ। आहार में लवण का मेन कारण क्या है लेने का, क्या उसका पर्पस है? तो आपका सही आंसर जो है वह है बी, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, यह है लवण का मेन फंक्शन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है, यानी बायोडिग्रेडेबल है? इन चारों में से कौन बायोडिग्रेडेबल है? तो कौन बायोडिग्रेडेबल है इन चारों में से? ये आपका कागज। ठीक है, रेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? यह हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न का मिलान कीजिए, यानी दो टेबल दिया हुआ है, आपको मैच करना है सही आंसर कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं है क्या। टेबल 1 में है जनजाति और टेबल 2 में है प्रदेश। कौन कौन सा जनजाति है? भील, थारू, गोंड और टोडा। ठीक है, टेबल 2 में है प्रदेश तराई, ये हो गया हिमालय का तराई क्षेत्र, नीलगिरी, बस्तर और मालवा। तो चलिए एक तरफ से सबसे पहले मैच कर लेते हैं। भील जनजाति आपको मालवा क्षेत्रों में सबसे अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, थारू जनजाति हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है, नो डाउट। गोंड जनजाति आपके मध्य प्रदेश, आपने पढ़ा होगा, मध्य प्रदेश क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। तो ये हो जाएगा बस्तर, क्योंकि बस्तर छत्तीसगढ़ में एक जगह है। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पे आपको दो कॉलम दिख रहा है, एक में है जनजातीय और दूसरे में है प्रदेश। ठीक है, कौन कौन सा जनजाति है? भील, थारू, गोंड और टोडा। प्रदेश में आपका तराई आपका हिमालय का तराई क्षेत्र हो गया, नीलगिरी, बस्तर और मालवा। चलिए एक तरफ से मैच करके देख लेते हैं। भील जनजाति आपको मोस्टली जो है मालवा क्षेत्र में देखने को मिल जाएगा। थारू जनजाति नो डाउट तराई क्षेत्र में है। ठीक है, गोंड जनजाति आपको पता है मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एरिया में। तो बस्तर जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित एक जगह है। ठीक है, गोंड जनजाति हो जाएगा। टोडा तो सबको ही जानता है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में निम्न में से कौन सा अपतृण प्रभावी पाया जाता है? यानी एक ऐसे घास का नाम बताना है जो औद्योगिक यानी फैक्ट्री से जो भी वेस्ट लिक्विड निकलता है उसको कंट्रोल करने में काम आता है। तो आपका सही आंसर है वो है वाटर हाइथेंस। ठीक है, वाटर हाइथेंस एक तरह का जलीय पौधा है जो प्रदूषण कम करता है, जलीय प्रदूषण कम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का हम लोग वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है एटीएम का संक्षिप्त रूप, एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इसको याद रखना, ऑटोमेटिक आपका नहीं होता है, ऑटोमेटेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात क्या था? कल मैंने बताया था यहाँ का डेंसिटी, यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी जनगणना के 2011 के अनुसार कितना था? 382। और आज मैं बता रहा हूँ
बाल लिंग अनुपात यानी बाल लिंगानुपात कितना था, ये था 914। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिए, ये लिए उद्धव ठाकरे ने। ठीक है, शिवसेना के हेड हैं अभी उद्धव ठाकरे, इन्होंने लिया 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ महाराष्ट्र के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया। मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना, ये बना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और पर्पस जो ऑस्ट्रेलिया ने दिया है वो है एक्सीडेंट को रोकना। अगला क्वेश्चन है मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मृदुमलाई पशु विहार, ये मृदुमलाई पशु विहार कहाँ है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगर बाघ आपके ऑप्शन में ना रहे तो आपका हाथियों के लिए भी सही होगा, क्योंकि ये हाथियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी हाल ही में इसको क्या घोषित कर दिया गया है, टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। इसी कारण से आपका आंसर जो है वो बाघों के लिए सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे किसके द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जानते हो श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ है, किसने स्थापित किया था, तो ये क्या गया था आदि शंकराचार्य के द्वारा। किसने स्थापित किया था, आदि शंकराचार्य ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस भारतीय मूल के इंजीनियर की जानकारी के आधार पर हाल ही में नासा ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर का पता लगाया है। तो वो था षणमुग सुब्रमण्यन। ठीक है, षणमुग सुब्रमण्यन, इसके मदद से नासा ने जो लैंडर है विक्रम उसका मलबा ढूंढ निकाला है। ठीक है, तो ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि आज का सेट भी आपको पर डे की तरह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, अभी तक लाइक नहीं किया आपने तो एक लाइक कर दो यार, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।